सिस्टम में रहकर सिस्टम के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना कई बार मुश्किल होता है, और मुश्किल इसलिए होता है कि इसमें आपको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो चुनौतियां सिस्टम के अंदर से भी होती हैं और बाहर से भी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी से जो न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि उन योजनाओं का लाभ भी उन लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन पर है। इसके लिए वो लगातार मुखर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। ये हैं रिंकू सिंह राही जी, जो समाज कल्याण अधिकारी हैं, हापुड़ में पोस्टेड हैं। हालांकि अब वो एक आईएएस अधिकारी बन चुके हैं और जल्द ही वो ट्रेनिंग पर जाएंगे। लेकिन उनके साथ एक बड़ा वाकया हुआ था जिसमें एक भ्रष्टाचार के मामले को लेकर उन पर जानलेवा हमला हुआ था और उसमें वो बमुश्किल उनकी जान बच पाई थी। तो हम ऐसे ही एक अधिकारी से आज बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ रिंकू सिंह राही जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या था मामला और कैसे ये सब उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो बात करते हैं रिंकू सिंह राही जी से। रिंकू जी, सबसे पहले तो आपको बंसल न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आप आईएएस बन गए हैं। थैंक यू। लेकिन अभी सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ है। हाँ, सिलेक्शन अभी यूपीएससी से धन्यवाद और एक खुशी का मौका मेरे लिए। आप समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात थे मुजफ्फरनगर में 2009 में, जब आपके ऊपर एक हमला हुआ था, एक भ्रष्टाचार के मामले को आपने उजागर किया था। क्या था पूरा मामला और कैसे ये हमला आपके ऊपर किया गया था? एक्चुअली जो मेरी पहली पोस्टिंग थी निदेशालय ज्वाइन करने के बाद, डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में थी। 2009 में मेरा जब पोस्टिंग हुई तो देखा मैंने कि काफ़ी सारा करप्शन आ रहा है, काफ़ी चीज़ें, मतलब किस तरह से स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप का पैसा है उसको बीच में लोग डकार जा रहे हैं। इवन जो शादी वाला पैसा होता है, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, चक्का काट रहे हैं, वृद्ध लोग पेंशन के परेशान हो रहे हैं। इवन जो पावर लाभ हमारे में एक स्कीम होती है जिसमें गरीब किसी परिवार का जो कमाऊ सदस्य है उसकी मृत्यु हो जाती है तो पैसा मिलता है, उसके लिए लोग चक्कर काट रहे हैं। देखा मैंने तो जब पता किया कि कहाँ है पैसा, पूरा आ रहा है सरकार से और खर्च भी हो रहा है, तो आखिर जा कहाँ रहा है। देखा तो पता पड़ा ही पूरा गबन हो रहा है। उसी को रोकने की और उसी को उजागर करने की कोशिश की थी मैंने। तो उसी चीज़ में मेरे ऊपर जो है एक फटल अटैक हुआ था। तो ये 26 मार्च 2009 में हुआ था मेरे ऊपर। लेकिन दुआएं रहीं लोगों की, और शायद जिनके लिए मैं सेवा कर रहा था, जो उनकी दुआएं रहीं और उनके आशीर्वाद रहा कि आज सबके बीच में हूँ। ये मेरे लिए बड़ी चीज़ मानता हूँ आज भी। हमारे पास ये जानकारी है कि आपने बड़ा जीवन में संघर्ष किया। अगर बात करें अलीगढ़ से, जो आपका जन्म स्थान भी है अलीगढ़, वहाँ से आपने संघर्ष किया, शुरू की पढ़ाई, और जो है प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालयों से होते हुए फिर आप पीसीएस बने और आज आप एक आईएएस बन चुके हैं। तो कैसा रहा ये संघर्ष आपका? एक्चुअली जो संघर्ष है तो मैं नहीं कहूँगा कि इसमें डाउन संघर्ष रहा है और काफ़ी कठिनाई झेली हैं। लेकिन मैं खुद देखता हूँ तो मुझसे ज़्यादा संघर्ष वाले लोग भी मौजूद हैं। तो जब भी मैं परेशान होता हूँ तो उनको देखता हूँ तो लगता है मेरा संघर्ष बहुत ज़्यादा नहीं है। चीज़ें रहीं और हाँ, कठिनाइयाँ, संघर्ष कठिनाइयाँ रहेंगी तो चीज़ें। और जो दूसरी चीज़ आती है कि चूँकि आर्थिक स्थिति खराब रही थी, तो आर्थिक जब भी खराब होती है किसी की भी, तो संघर्ष और कठिनाइयाँ अपने आप ही बढ़ी जाती हैं। मेरा जन्म स्थान था, मूल जनपद अलीगढ़ से ही है, लेकिन आजकल वो हाथरस में आ गया है। तो उसका हम लोग गाँव में शिफ्ट हुए। पापा जी आटा चक्की चलाते थे, तो जाहिर है कि ये सब समस्या रही थी। और समस्या इसकी वजह से मुझे कभी मैं बात करूँ तो जॉब से पहले अवसरों की समानता की जो बात करते हैं हम, तो जहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो वो अवसर की समानता नहीं मिल पाई। हाँ, जॉब के बाद थोड़ा टाइम कम मिल पाया, बहुत सारे रीजंस रहे। तो आज चूँकि मैं इस पोस्ट पर हूँ तो मुझे लगता है कि अब करने की पोजीशन है। इस समय चूँकि माननीय मंत्री जी और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं, और सबने कहा भी, मुझसे भी कहा गया है कि जो कमी मैंने महसूस की अवसरों की समानता, वो सरकारी के माध्यम से उसको जो आज लाभार्थी हैं उनको पहुँचाया जाए। तो इसमें हम लोग कोशिश लगे हुए काफ़ी जो है। आप हापुड़ में जो कोचिंग सरकार की तरफ से चलाई जा रही है बच्चों के लिए, आईएएस, आईपीएस या पीसीएस के लिए, उसके प्रभारी भी हैं उस केंद्र के। तो बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है? और हमें पता चला कि बच्चों ने आपको कई बार इंसिस्ट किया, कई बार आपसे कहा कि आपको जो है यूपीएससी देना चाहिए। तो कैसा रहा ये पूरा आपका अनुभव? इसमें कोई डाउट ही नहीं। पहले जो चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, पढ़ाने में काफ़ी रुचि है मेरी। लेकिन चूँकि वहाँ पर व्यवस्था को बनाने में इतना समय चला जाता है कि पढ़ाने का समय निकल ही नहीं पाता है। लेकिन मेरी काफ़ी रुचि रहती है। हालांकि बात करें एस्पिरेंट्स की, तो जो काफ़ी एस्पिरेंट अच्छे हैं, काफ़ी हैं, वो काफ़ी चाहते थे कि चीज़ों को मैं आगे बढ़ूँ।
तो उनके जो मोटिवेशन है, उनसे जो मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है उनकी मेहनत को देख के, तो कहीं न कहीं कोशिश रहती है और यही प्रयास का नतीजा है कि सफलता में लंबा समय होने के बावजूद मैंने कोशिश जारी रखी और आज सिलेक्शन हुआ इस बार जो है। तो ये काफ़ी भूमिका निभाई उनके, कोई डाउट ही नहीं है कि उनसे जो यंग माइंड होते हैं उनसे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पर मुझे। एक बड़ा सवाल ये है कि 2009 में जब आपके ऊपर इस तरह का एक हमला हुआ, जाहिर सी बात है उसमें बहुत से लोगों की मिली भगत रही होगी, उन माफियाओं ने किया होगा जिनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे थे, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले आप लगातार खोल रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए तो ये कानून व्यवस्था का भी मसला था, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी पर इस तरह की दुस्साहसिक अटैक करना, हमला करना, एक तरह से आपके ऊपर जानलेवा, यानी आपको जान से मारने की कोशिश की ही गई थी। ईश्वर का शुक्र था कि आप बच गए। तो आपको लगता है कि कानून व्यवस्था का भी एक बड़ा मामला था वो? एक्चुअली कानून व्यवस्था चूँकि एक अलग पार्ट हो जाता है, तो उसमें चूँकि उसमें जो एसएसपी सर थे, श्री विजय प्रकाश सर थे, तो काफ़ी उनकी सपोर्ट थी मेरे पास। उन्होंने सिक्योरिटी दे रखी थी मुझे। ये चूँकि एक्चुअली कानून व्यवस्था एक छोटा टर्म हो जाएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा बोला जाएगा कि जो करप्ट लोग थे उनका ये विश्वास था कि आज नहीं तो कल हम बच जाएंगे, और बाद में हुआ भी ये, आज इन्हें छूटे भी हैं वो। तो ये जो विश्वास होता है करप्ट लोगों का कि हम कुछ भी कर जाएं हम बच जाएंगे, ये विश्वास को कायम, इसी विश्वास के तहत वो अटैक कराते हैं कभी भी। तो इसको कानून व्यवस्था की तरफ से इसलिए कहा क्योंकि ये चीज़ें जो क्रिमिनल्स होंगे ही, और उनका डर उस समय चूँकि उन्होंने 2-3 बार प्रयास भी किए थे, तो दो बार शायद मैं बचा था उनके, जो बाद में पता पड़ा है, तीसरी बार अटैक हुआ है। बाकी चूँकि उस समय जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे श्री भुवनेश कुमार सर, और तत्कालीन जो एसएसपी सर थे श्री विजय प्रकाश सर, उनका काफ़ी बड़ी सपोर्ट रही थी। इवन उनका जो व्यक्तिगत प्रयास थे कि उस समय उन्होंने, जब मेरा मेरठ में इलाज हो रहा था, तो शायद उनकी जो जिलाधिकारी मैडम थी, उनकी बैचमेट थी, तो उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करके, तो जिलाधिकारी मेरठ थी मैडम जो हैं श्रीमती कामिनी रतन चौहान मैडम, वो व्यक्तिगत रूप से हॉस्पिटल में आई थी। तो इसलिए कहा जाए कि कानून चूँकि उनकी तरफ से कमी ज़्यादा दिखाई नहीं देती मुझे, तो इस समय कानून व्यवस्था कहा जाए, और इस चीज़ को जो विशेषज्ञ ज़्यादा बता सकते हैं कि क्या चीज़ कहा जाएगा इसको। नहीं, अगर तुलना की जाए 2009 से और 2017 के, 2009 में मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, बसपा की सरकार थी, और 2017 से बीजेपी सरकार है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, खासकर अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे संपत्ति कुर्क हो, चाहे उनको जो है जेल भेजना हो, यहाँ तक कि इनकाउंटर भी हो रहा है लगातार अपराधियों का। तो आपको लगता है कि अगर इस तरह की सरकार रही होती, इस तरह की कानून व्यवस्था या कानून का भय रहा होता लोगों में, तो इस वारदात को टाला जा सकता था? इस चीज़ को जो एक तरीके से कह पाना, डायरेक्टली कोई चीज़ को इसलिए कह पाना मुश्किल हो जाता है कि जो क्रिमिनल का माइंड मेकअप होता है। जैसे बात करें तो आज जो मैंने जो बहुत बड़ा जो फील किया यहाँ पर, सबसे बड़ा मैटर होता है कि कौन हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर जो होते हैं, कौन बैठे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती चीज़ें। साथ में जो अधिकारी बैठे होते हैं, जो सरकार का काम होता है ब्यूरोक्रेसी को पोजीशन देना, तो जैसा अधिकारी होता है वैसा नीचे काम हो रहे होते हैं। तो इसमें एक कोई भी विशेषज्ञ राय पे दे पाना तो मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है इस समय, टेक्नोलॉजी के कारण और भी चीज़ों के कारण काफ़ी कंट्रोल हुआ है चीज़ें, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। और रही इस चीज़ की बात के अटैक की, तो मैं आज भी मेरे ऊपर खतरा है, पता नहीं कब कौन सा आके कब अटैक हो जाएगा। और जो ये घोटाले वाली चीज़ होती है, ऐसी चीज़ हो रही होती है जो सामने वाला डरा होता है, और उसका विश्वास एक्चुअली तत्कालीन नहीं होता। उसे पता है कि कोर्ट केसेस जो चलते हैं, और कोर्ट में जो केस चलते हैं वो लंबे चलते हैं, तो उनका पूरी व्यवस्था पे विश्वास होता है कब लोगों का, आज नहीं तो कल हमारी फेवर होगी, फेवर हम बचेंगे ही। लेकिन अगर बात करें, हम जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून के राज को स्थापित करने की बात करते हैं कहीं भी, तो जो पावर का स्ट्रक्चर होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। यानी अगर आपका शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगर वो मुख्यमंत्री की ही हम बात करें, वो ईमानदार है, गंभीर है, कानून के राज स्थापित करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है नीचे वाले जो भी अधिकारी हैं, जो भी सिस्टम है, वो सुनेगा और उसी हिसाब से चलेगा। तो आपको लगता है कि इस समय जो स्थितियां हैं, जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ सरकार एक्शन में है, कार्रवाई कर रही है, ये तब की तुलना में बेहतर है? अनडाउटली काफ़ी चेंजेस आ रहा है, लेकिन मैं अपनी जो
बताया सिस्टम जो अंदर हूँ मैं, और मैं अलग सी चीज़ देख रहा होता हूँ बाहर की जगह। जैसे हाँ, मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि पहली बार ऐसा हुआ है, मेरा 14 वर्ष की सेवा है, इसमें कोई माननीय मंत्री जी हैं जिन्होंने मेरे काम को सराहा है। आज तक मुझे हमेशा विभाग पर कलंक मानते आए माननीय मंत्री जी शुरू के। आज के माननीय मंत्री जी हैं जो कि काफ़ी सपोर्टिव हैं और काफ़ी बड़ी भूमिका दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं जहाँ से योगदान दे सकूँ। तो होता है ये पर्सन टू पर्सन चीज़ें हो रही हैं। जैसे चूँकि मेरे पास, चूँकि मेरा जो डायरेक्टली ताल्लुकात लॉ एंड ऑर्डर से डायरेक्ट नहीं है, तो इसे ओवरऑल कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है कि अंदर क्या चीज़ है। लेकिन जो मैं फेस कर रहा हूँ तो आज के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज है, जो पिछले 14 सालों में कभी नहीं हुआ है। जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि विभाग के जो शीर्ष पर हैं माननीय मंत्री जी, उन्होंने अश्विनी अरुण सर हैं, तो उन्होंने खुद सराहा है मेरे कार्यों को। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं मानता हूँ कि शायद ये अवसर शायद दोबारा मिले मुझे कभी। बाकी लॉ एंड ऑर्डर इसमें डाउट ही नहीं है कि जितना लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा, जितना जो क्रिमिनल्स में भय व्याप्त रहेगा, उतना ही ज़्यादा हम लोगों को आसान रहेगा काम करना। जितना क्रिमिनल डरेंगे, उतना ही ईमानदार फ्री रह पाएंगे काम करने के लिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तमाम ऐसे युवा हैं जो लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ न कुछ अपना योगदान बनना चाहते हैं, चाहे वो आईएएस बन सकें, पीसीएस, आईपीएस या किसी भी सेवा में जाएं, तो उनके लिए कोई खास संदेश? मेरी तरफ से एक चीज़ होती है कि सिविल सेवा सिर्फ एक माध्यम है और सशक्त माध्यम है, इसमें डाउट ही नहीं है। असली लक्ष्य तो सेवा करना है। हमें सेवा करनी है उस जन जनार्दन की जिसके लिए हर धर्म में बोला गया सेवा करने के लिए। और चूँकि सिविल सेवा एक ऐसा माध्यम है, सबसे उच्चतर माध्यम होता है, जहाँ पर हमें सरकारी संसाधन मिलते हैं और उस सेवा करने की हमें सैलरी भी मिलती है। तो ऐसा माध्यम बार कोई नहीं हो सकता। तो जो एस्पिरेंट आ रहे होते हैं उनसे है कि मेहनत करें, सफलता मिलती है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये ऐसा एग्ज़ाम है, स्पेशली यूपीएससी का एग्ज़ाम देखा मैंने, कि अगर आपकी हार भी होती है, मतलब नहीं सफलता मिलती, तो आपकी पर्सनालिटी में खुद चेंजेस आते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो मेरे जॉब करने का तरीका मैं तैयारी करने से काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ हुआ है। तो तैयारी करने नई नई चीज़ सीख रहे थे जो कि जॉब करने में काफ़ी मुझे महसूस हुई चीज़ें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलना, पर्सनालिटी डेवलप होना। तो ये तैयारी ऐसी है जहाँ पर आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, तो लगे रहें और अच्छे से मेहनत करें। सबसे बड़ा ज़रूर ध्यान रखें कि सिर्फ ये साधन है, लक्ष्य नहीं। और उस साधन में यह सिलेक्शन होने पर भी साधन का काम करता है, सिलेक्शन न होने पर भी ये साधन का बड़ा साधन का काम करेगा। आशान्वित रहें। और सिस्टम, एक चीज़ कहूँगा कि सिस्टम हमारा बहुत ही सुंदर है। हालांकि हम जो देखते हैं कभी करप्शन की बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो चलाने वालों की वजह से जो कमियां दिखाई दे रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि सिस्टम में सुधार होना चाहिए, तो दूसरों से शिकायत करने की जगह कोशिश करें कि खुद आएँ और सुधार के दिखाएं। तो ये थे हापुड़ के समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही जी, जिनका साफ तौर पर कहना है जो भी उनके हिस्से में आएंगी उसको वो पूरा करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ